के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और दो और दिग्गज हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही बजट की ही अगर बात करें तो बजट ने हर क्षेत्र पर फोकस किया, चाहे फिर वो कमोडिटी मार्केट्स हो, गोल्ड हो, ज्वेलरी सेक्टर हो या फिर एग्री क्षेत्र हो। और ये सारे के सारे सेक्टर से जुड़े जो ऐलान आए उन पर चर्चा करने के लिए एक कर हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स भी जुड़े हैं। हमारे साथ दो और मेहमान जुड़ गए हैं, विपुल शाह जो कि जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन हैं, और मेरे साथ नरेंद्र वाधवा जी भी जुड़ गए हैं जो कि कमोडिटी पार्टिसिपेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं, उनके प्रेसिडेंट है। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है ईटीनाउ स्वदेश पर। विपुल जी, नरेंद्र जी, अपना समय देने के लिए शुक्रिया। विपुल, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। लैब डायमंड सीड्स पर ड्यूटी खत्म कर दी गई है, साथ ही लैब डायमंड्स को देश में और बढ़ावा दिया जाएगा, इसका भी प्रावधान बजट में रखा गया। आपने ईटीनाउ स्वदेश पर ही इसी मुद्दे पर अपनी मांग भी रखी थी। क्या बजट के ऐलानों से लैब डायमंड मार्केट जो है उसे आगे चलकर और बढ़ावा मिलेगा? आपकी राय क्या है? यस, ये बिल्कुल मिलेगा। सबसे पहले तो हम लोग हमारी इंडस्ट्री की तरफ से फाइनेंस मिनिस्ट्री की शुक्रगुजार है कि ये बहुत ही अच्छा स्टेप लिया हुआ है और सही जगह पे ये स्टेप लिया है, क्योंकि ये क्षेत्र जैसे मैंने बताया था कि अभी फिलहाल हम लोग ग्रोइंग, जैसे कि हम लोग ग्रोइंग के लिए हम लोग जो है सेमी रिएक्टर्स मशीन सब हमको यहाँ पे मशीन्स के कंपोनेंट्स इधर इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं, और वो जो उसके लिए सरकार ने अभी जैसे सुनाया बजट में कि वो आईआईटी को वो एक आईआईटी के साथ आरएनडी के साथ रिसर्च करके उसमें अच्छा खासा 5 साल का ग्रांट देगी। तो इससे यह छात्र को बहुत ही बढ़ावा मिलेगा, नई टेक्नोलॉजी, नई इनोवेशन की कॉस्टिंग नीचे आएगी, तो हम लोग के जो मध्यम वर्ग के जो लोग हैं वो इसका लाभ ले सकेंगे। इससे क्या होगा कि इंडिया जैसे हमारे ज्वेलरी क्षेत्र, डायमंड क्षेत्र में, नेचुरल डायमंड क्षेत्र में जैसे नंबर 1 पे रहा है, तो इसी तरह लैब ग्रोन में ग्रोइंग यहाँ पे होगा और यहाँ से उसका ज्वेलरी का भी मार्केट, फिनिश ज्वेलरी के करके लैब ग्रोन का फिनिश ज्वेलरी का भी हम लोग ये पहला स्थान पे हमारा बाजार रहेगा। तो इसमें एबॉलिश ड्यूटी का भी जो उन्होंने जिक्र किया है, जो सीड है जो लैब ग्रोन के लिए जो उपयोग होता है, जो ग्रोइंग में काम आता है, तो उन्होंने ये भी ड्यूटी जीरो करके ये बहुत ही वेलकमिंग स्टेप है और बहुत सही जगह है। तो इस तरह से ये छात्र को बहुत अच्छा बढ़ावा मिलेगा, अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट जुड़ेगा और करीबन अभी 1.6 बिलियन जितना जो लैब ग्रोन का एक्सपोर्ट है, उम्मीद है कि 3-4 साल के अंदर या 4 से 5 बिलियन डॉलर की तरफ जाएगा। एक और सवाल के लिए मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी, लेकिन नरेंद्र भी हैं हमारे साथ। नरेंद्र, एग्री क्षेत्र, ग्रामीण भारत के विकास पर भी सरकार का बड़ा फोकस है और इस वक्त आज का बजट अगर देखें तो एग्री सेक्टर के लिए भी ये बजट काफी बढ़िया साबित होता दिखा। एग्री कमोडिटी मार्केट को इस बजट के बाद कितना फायदा मिलता दिखेगा? देखिए, हमारी जो डिमांड पहले रही थी उसमें एक तो हमारा सीटीडी का पॉइंट था, दूसरा हम ये चाह रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अंदर बहुत हमारे को कैपेक्स की जरूरत है, इसके अंदर हमारे को और इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। देखिए, हमारे यहाँ पर डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम और उसकी बात होती रही है, और हमारा जो फार्मर है वो पोस्ट हार्वेस्ट उसके चैलेंजेस रहते हैं, क्योंकि वहां पर साइलोज नहीं है, मंडीज में वेयर हाउसिंग नहीं है। तो इन सब के लिए एक बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत और फंडिंग की जरूरत थी। तो इस बजट ने उसका काम काफी उसके अंदर एलोकेशन करी है। और एक और चीज इसके अंदर लाई है कि एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड बोला है, जिसके अंदर फार्मर्स को रूरल एरिया के अंदर जो ऑफटेक है क्रेडिट की, उसको बढ़ावा मिलेगा और इंफॉर्मेटिव सोल्यूशन मिलेंगे फार्मर्स को, क्योंकि डिजिटल इंडिया से हमने देखा है कि रीच जो है बहुत ज्यादा बढ़ती है और हमारे यहाँ स्मार्ट यूजर बहुत हैं, तो इसका बहुत फायदा होने वाला है। कमलेश जी ने पहले बोला था कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जोर है, तो 33% जो है कैपिटल आउटले के अंदर, जो कि 10 लाख करोड़ का हो गया है, इससे मार्केट्स में बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और लोगों के हाथ में इनकम ज्यादा आएगी रूरल एरिया के अंदर, जिससे डिमांड क्रिएट होगी। तो ओवरऑल मैं भी यही बोलूंगा कि ये बजट जो है रूरल इकोनॉमी, एग्रीकल्चर इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है और एलोकेशन बहुत करी है। और पर्सनल लेवल, पर्सनल इनकम टैक्स और जो ये वाली ट्विकिंग करी है, स्टेबिलिटी इन द टैक्स रिजीम रखी है, तो ये भी एक बहुत अच्छा कदम है, मैं कहूंगा, कैपिटल मार्केट के लिए और कमोडिटीज मार्केट के लिए। कमोडिटी मार्केट्स के लिए अच्छा कदम। लेकिन विपुल, जहां हम
डिमांड की अगर बात करें, डिमांड भी एक बड़ी कंसर्न और डिमांड को लेकर भी कई सारी बातचीत, कई सारी अहम मुद्दे उठते रहे हैं। और ज्वेलरी पर जो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ोतरी की बात चली है, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ोतरी की जो ताजा खबरें आती हुई देखने को मिली है, जो ताजा डेवलपमेंट्स हैं, क्या आपको लगता है इससे डिमांड पर असर होगा? हाँ, डिमांड पे हम लोग ने मतलब ड्यूटी के अंदर गवर्नमेंट को ये सिफारिश की थी कि ये ड्यूटी 4% पे आ जानी चाहिए। हम लोग के एक्सपोर्टर्स के बहुत अच्छा खासा वर्किंग कैपिटल भी उसमें रुक जाता है और ये बढ़ावा देता है इलीगल एक्टिविटीज को, जो हम लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ जा रहे हैं। तो हम लोग की ये डिमांड तो रहेगी। हम लोग फिर से कोशिश करेंगे गवर्नमेंट को कि हम हालांकि गवर्नमेंट का भी कुछ करंट अकाउंट डेफिसिट को लेके ये इशू है, इसलिए जो मतलब जल्दी कन्विंस नहीं हो रहे। लेकिन अगर ये ड्यूटी कम हो जाती है तो इट इज मतलब एक्सपोर्ट्स के लिए भी अच्छा खासा बढ़ावा मिल सकता है। नरेंद्र जी, आपसे एक चीज जानना चाहूंगी। कॉटन कॉन्ट्रैक्ट 13 फरवरी से एमसीएक्स पर शुरू हो रहे हैं और सरकार का भी कॉटन उत्पादकता को बढ़ाने का एक लक्ष्य है और इस पर खास तौर से फोकस है। क्या लग रहा है, कॉटन कॉन्ट्रैक्ट्स आगे और रिवैम्प होते हुए दिखेंगे? देखिए, गवर्नमेंट ने जब वॉलेटिलिटी आई थी तो नई पीएसी बनाई थी, जिसे प्रोडक्ट एडवाइजरी कमेटी, मैं भी उसका एक मेंबर था। तो उन्होंने कल रिकमेंडेशन करी और उसके बाद एमसीएक्स ने नए कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिकेशन दी है। तो मेरे को लगता है जो फर्स्ट लेवल रेगुलेटर है, एमसीएक्स है या एक्सचेंजेस होती हैं, तो वो इसको वॉलेटिलिटी को मॉनिटर करेंगी अपनी वाइड लिमिट से और मार्जिन के थ्रू। और इसकी बहुत जरूरत थी क्योंकि ये मार्केट्स जो बनी थी ये इसी टाइम के लिए बनी थी कि जब प्राइसेस के अंदर बहुत वॉलेटिलिटी आएगी तो तब लोग अपने आप को हेज कर पाए। तो मिलर इसके अंदर हेज नहीं कर पा रहे थे 1 साल से। तो ये बहुत अच्छा कदम है, सबने इकट्ठा मिलके बैठ के कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिकेशन को बनाया है। और इसके अंदर जो चेंजेस आएंगे, एक और चीज हुई है कि स्टैंडिंग कमेटी है पीएसी, इसमें ये डिसाइड हुआ कि एक बार हम लॉन्च करते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट को और आगे कुछ चेंज करने की अगर जरूरत होगी तो हम फिर दोबारा सेबी के पास जाएंगे और नए कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई चेंजेस की जरूरत होगी तो हम दोबारा इसको देखेंगे। हर महीने एक हमने तय करा है कि हम मिलते रहेंगे पीएसी के मेंबर जो कॉटन के ऊपर बने हैं। और बहुत अच्छा वेलकम मूव है हमारे को। बाकी कॉन्ट्रैक्ट जो हमारी मार्केट से बाहर गए हैं, हमारे को उनको भी वापसी लाने की जरूरत है। ये हमारी एक डिमांड भी रही थी बजट के अंदर, चाहे वो बजट का टॉपिक नहीं था, लेकिन हमने ये कहा था कि हम ये जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी या 7.5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो ये एक कमोडिटी स्फीयर से इसका 40% शेयर रहने वाला है। तो हमारे यहाँ का जो प्रोड्यूसर है, हमारे यहाँ का जो वैल्यू चेन का पार्टिसिपेंट है, उसको हेजिंग क्या बिल्कुल अवेलेबल कराना चाहिए अपना एक्सचेंज के जरिए से। क्योंकि ये जो ट्रेडिंग वाला और हेजिंग वाला पार्ट है ये इंडिया से बाहर जा रहा था, दूसरी मार्केट्स में जा रहा था। तो हमारे को जैसे कॉटन ने हमने चेंज कराया है, नया कॉन्ट्रैक्ट लाए हैं, तो मेरे को उम्मीद है हम आगे कोशिश करके गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये बाकी जितने कॉन्ट्रैक्ट विड्रॉ हुए थे इनको भी वापसी ला पाएंगे। काफी जरूरत और जरूरी था इन मुद्दों पर विस्तार से मंथन करने का और हमारे साथ आप जुड़े और अपना समय आपने दिया, इसके लिए विपुल जी, नरेंद्र जी, आपका बहुत शुक्रिया। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं और